जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप डी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा पर जो क्या है, किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का यानी पृथ्वी की सतह के भार का 1/6 गुना होता है। 1/6 गुना होता है। तो आप जब इस 60 का जब 1/6 निकालेंगे यानी 60 का 1/6 निकालेंगे तो ये आएगा 10। कितना आएगा? 10 न्यूटन आएगा आपका। ठीक है, यानी चंद्रमा पर उसका वजन 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ से देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि गर्भाशय जो कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो भाई किसके जो कि संकुचन के पैदा, गर्भाशय ग्रीवा के, डिम्ब वाहिनी के, योनि के या गर्भाशय के? तो आप कहेंगे गर्भाशय में जो है गर्भाशय की जो मांसपेशी होती हैं उनकी संकुचन के कारण क्या होता है, बच्चा पैदा होता है उसके बाद। ठीक है, ऑप्शन डी किसका होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी गर्भाशय की मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। उसके बाद पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और वही अगर पूछे कि पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो पानी का जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं, मतलब कौन से प्रकार के ऊतक जो कि ग्रंथियाँ बनाते हैं? तो आप कहेंगे एपिथेलियम, एपिथेलियल है ना, एपिथेलियल ऊतक जो है वो क्या बनाते हैं? ग्रंथियाँ बनाते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और मैं पूछूं कि ऊतकों के अध्ययन क्या बोलते हैं? तो ऊतकों के अध्ययन को जो कि है हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। मैं पूछूं ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विंचट ने किया था। किसने किया था? विंचट ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्स जो लिखा है, पल्स इसकी तरंग है। पल्स जो है इसकी तरंग है। तो किसके बताएंगे? तो पल्स जो है स्पंदन और कंपन है, उच्च अवधि है, लगातार अवधि है। तो पल्स जो होता है कुछ समय है। पल्स इसकी तरंग है इस समय की। ठीक है, तो अब बात को ध्यान रखेंगे। जो कि आप सामान्य जो है तरंग जो कि सामान्य हृदय पर 72 से 75 बार प्रति मिनट जो कि हमारा होता है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। आगे लिखा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आगे लिखा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह अभिक्रिया होती है। यानी वह अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण, वह कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है? तो उसे दहन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। दहन अभिक्रिया एक प्रकार की एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, तो मैं इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन को जो कि किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो बोलेंगे हाइड्रोजन को। किसका ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो बोलेंगे हाइड्रोजन का। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। आगे लिखा है 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन करने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पेज पे चलते हैं। देखिए 6 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो मैथम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है। हाफ एम का वैल्यू 10 है और वी का 36 जो कि स्क्वायर 6। तो वी का मतलब वेग उसका, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 बार में तो 36 पर 6 180 जूल, यानी इसका कितना हो जाएगा? 180 जूल जो कि इसकी गति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो जो कि आप पीछे क्वेश्चन चलते हैं तो इसका कह सकते हैं 180 जूल, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक होता है। तो बोलेंगे कि जो कि कंडक्टर का जो कि प्रतिरोध किसके आनुपातिक होता है?
तो बोलेंगे आप जो कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए। तो अभी बताया कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है किसके, लंबाई के, यानी R इक्वल टू R प्रोपोर्शनली होता है L के। ठीक है, आगे एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का है, तो P इक्वल टू कितना होता है, V इंटू आई होता है कि नहीं, पावर इक्वल टू, अगले पेज पे चलते हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, वोल्टेज 220 है और करंट है 0.50 एम्पियर, तो 0.5 है तो इसको हम 50/100 लिख सकते हैं, है ना। एक जीरो से एक, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 22 बचे, यानी 5 का गुणा 22 का मल्टीप्लाई 22 में तो 110 वाट आएगा। ठीक है, 110 वाट आएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन था हमारा, इसमें 110 वाट कहीं दिख रहा है आपको, 110 वाट, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते, सब में 110 है, नहीं बल्ब पावर किस में मेजर करते हैं, वाट में, तब इसको वाट पे क्लिक कर सकते थे डायरेक्ट बिना सॉल्व किए। ठीक है, आगे लिखा है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, तो दो ऑर्बिट दिए हैं जो कि आर्गन और पोटेशियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन हीलियम, आर्सेनिक और बिस्मिथ, तो बताइए किस में होती है, बोलेंगे आर्सेनिक और बिस्मिथ में होती है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और मैं अगर आपसे पूछें तो बताइए, कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, कमेंट में जो कि इसका आंसर आप जरूर बताएं। ठीक है, और 11 नंबर क्वेश्चन को जो कि हम देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि से 5 kg के द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, इसका वेग 4 मीटर पर सेकंड 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल की मात्रा बताइए। तो दोस्तों देखिए, बल की मात्रा आपको बतानी है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम चलते हैं अगले पेज में। बल है ना, जब वेग में परिवर्तन हो और बल के बारे में बात किया तो बल इक्वल टू होता है मास इंटू वेग माइनस यू अपॉन में टी। जहाँ बल बताना है, मास आपका दिया है, मास आपको कितना दिया है 5 kg, यही ना दिया है, इंटू जो कि 4 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर हो गया, तो वी का मतलब तो फाइनल, तो फाइनल 7 हो गया और प्रारंभिक वेग 4 है। ठीक है, अपॉन में टी, टी का मतलब टाइम, टाइम कितना दिया है, तो टाइम बोलेंगे 2 सेकंड दिया है। ठीक है, अब देखिए 5 ये हो गया, गुणे 7 में से 4 का 3 बचेगा और नीचे 2, तो 5 दिए 15 और 2 से जब भाग देंगे तो ये आएगा 7.5 न्यूटन, 7.5 न्यूटन। तो ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो 7.5 न्यूटन कहीं है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक साधारण आवर्धक गिलास में निम्न शामिल है, क्या शामिल होता है, एक साधारण आवर्धक गिलास, छोटी फोकल लंबाई और उत्तल लेंस शामिल है, क्या, छोटी फोकल लंबाई और उत्तल लेंस, कौन सा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमें पूछो दर्पण के लिए आवर्धन कैसा होता है, तो दर्पण के लिए जो आवर्धन है वो नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किसी पदार्थ में, क्या लिखा है कि किसी पदार्थ में एक अणु में इतना इतना कण शामिल होते हैं, यदि CO2 में इतना इतना कण मौजूद है तो CO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो देखिए जस्ट इसका ये हाफ है, एक अणु में जो कि है इतना कण मौजूद होते हैं, यानी इसे जस्ट इसका हाफ हो गया, तो CO2 अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो वो भी एक अणु, तो एक से आधा कितना होता है 0.5 होता है, तो 0.5 अणु होंगे। ठीक है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है, तो सभी एसिड के लिए जो है आम तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यानी जितने भी एसिड हैं वो H+ आयन देते हैं। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की आनुवंशिक का पता लगाया जा सकता है, तो मनुष्य के जो आनुवंशिक के पता लगाया जाते हैं कहाँ से, तो बोलेंगे अफ्रीकीय मूल से, कहाँ से, अफ्रीकीय मूल से, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। जो कि आधुनिक मानव होमोसेपियंस है, ये आप जानिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। देखिए, डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 आवंत बनाने में भाग लेते हैं। तो बताइए भैया, हैं आप कहें 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी N2 आवंत बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो देखिए कैसे, वो मैं आपको बता दूं। तो चलते हैं अगले पेज पे, आप अब चलिए। हैं जैसे N2 है तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन N2 बनाना है, तो 1 2 3, और ये N2 है तो ये भी बनेगा 1 2 3। तो आवंत बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो कहेंगे एक पेयर इधर, दूसरा पेयर, ये 3 बार, यानी कह सकते हैं कि 6 ठो जो है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन जो कि इसमें क्या होता है, भाग लेते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि N2 बनाने में भाग लेते हैं। इसका जो कि आंसर हो जाएगा, आपको देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, एक सेकंड दोस्तों। ये तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे कि कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जा सकती है? तो बोलेंगे कि एल्युमिनियम जो धातु होती है वो केवल जो कि विद्युत अपघटन के द्वारा निकाली जा सकती है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ठीक है, और एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन की विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन के लिए कैसा करंट होना चाहिए? डायरेक्ट करंट होना चाहिए, चाहे अल्टरनेटिव करंट होना चाहिए? तो बोलेंगे डायरेक्ट करंट होना चाहिए। आगे है कि कवक कोशिका भित्ति बड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो जटिल शर्करा से बनी होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो कहेंगे उसे काइटिन बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों को रखा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों को समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, समान संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो कि हमारा क्वेश्चन से अगला ये कि कौन सा ऑक्साइड एक उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो बोलेंगे जो एल्युमिनियम का जो धातु ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आवर्त तालिका में किस तत्व के गुणधर्म पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो बोलेंगे कि जो कि आधुनिक आवर्त सारिणी में जो कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के जो गुणधर्म है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, रॉड और कोन पाए जाते हैं। तो जो रॉड और कोन होते हैं वो आँखों में पाए जाते हैं। किसमें? आँखों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो हैं 2 प्रकार की संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बताइए आँख का कौन सा भाग, नेत्र का कौन सा भाग जो कि है कलर प्रदान करता है किसी को? तो रंग। ठीक है, आँख में प्रकाश कहाँ से होकर प्रवेश करता है? तो बोलेंगे कार्निया से। कहाँ से? कार्निया से। ठीक है, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें भाई, और उन सभी छात्रों तक पहुँचाएँ जो कि है पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। धन्यवाद भाई। जैसे जैसे हम जो कि आगे बढ़ते जाएंगे आपको जो कि और चीज़ें विस्तार होती मिलेंगी और सुधरी हुई चीज़ें मिलती जाएंगी। धन्यवाद भाइयों।